हेलो हेलो माइक टेस्ट। काम से तुरंत भी आ रहा है। बस। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? करें स्टार्ट। सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। और हमें क्या करने होते हैं? हमें बोलो, मैनेजमेंट में क्या करने होते हैं? 5 फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। और उनके साथ साथ अगर हम किनको भी अप्लाई कर दें, प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई कर दे, तो हमारे गोल्स और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। ठीक है ना। ये बच्चा कह रहा है कि मक्खन मलाई अचीव हो जाएंगे। ठीक है। अचीव तो पहले भी होने थे, अभी उनमें और 4 चांद लग जाएगा। अभी हम और अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स। ठीक है। अच्छा, बात ये आया भैया कि ये बताओ आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? बोलो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो जनरल गाइडलाइंस होती है जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हमारे मैनेजरियल एक्टिविटीज के रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर दे या फोरकास्ट कर दे। ये क्या होती है हमारी? ये गाइडलाइंस जो होती है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? बोलो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये रूल्स होते हैं क्या? ये रूल्स होते हैं क्या? नहीं, ये क्या होते हैं? गाइड होते हैं। किसको, किस में गाइड करते हैं हमारे को? हमारे एक्शन में गाइड करते हैं कि हमें आज के दिन पे क्या परफॉर्म करना है। उसमें ये हमारी क्या करने वाली है? हेल्प करने वाली है। और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट कमाने वाला हो या नॉन प्रॉफिट हो। फिर बच्चों, हमने एक टॉपिक देखा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल में डिफरेंस, जहां पे हमने आपको बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। इन्हें क्या करना होता है? क्रिएटिवली अप्लाई करना होता है। किनको? साइंस के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को। और किनको क्रिएटिवली अप्लाई नहीं करते हम? वो तो स्टैटिक होते हैं और एब्सोल्यूट मैनर में ही अप्लाई करते हैं हम उन्हें। ठीक है। इनको चेंज करने की जरूरत है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, और इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? टेलर मेड होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स रेडीमेड सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होती है क्या करने के लिए? एक्शन लेने के लिए। ये क्या होते हैं? ये प्रोसीजर्स या स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना। किसको अचीव करने के लिए? हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जो टेक्निक्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती तो है, लेकिन उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। और ये बताते हैं, प्रिंसिपल्स बताते हैं व्हाट इज टू बी डन, और टेक्निक्स बताती है हाउ इट इज टू बी डन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में डिफरेंस होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अगेन गाइडलाइंस होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमें गाइड करती है हमारे एक्शन में। और वैल्यूज क्या होती है? ये जनरल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जनरल रूल्स, जिससे क्या पता चलता है? किसी इंसान का बिहेवियर पता चलता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है। जो प्रिंसिपल्स बनते हैं हमारे, वो कैसे बनते हैं? रिसर्च करने के बाद बनते हैं। और ये कैसे बनती है? ये कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू बनती है। और प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं हमारे? टेक्निकल। और ये किस नेचर में होती है? वैल्यूज होती है हमारी एथिकल नेचर में। नेक्स्ट सवाल बच्चों, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्ड? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं? आप बड़े अच्छे बच्चों, जल्दी से बताओ कैसे बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है ना, कि क्या चीज हो रही है। फिर उनको रिपीटेडली क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और अगर वो सेम रिजल्ट हर बार प्रोवाइड करा रही है, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट प्रोवाइड करा रही है, तो वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो क्या बोलेगा कि ये जो है ना, ये जो गाइडलाइन जो मैंने डेवलप की है, ये क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको पता है बच्चों, बताते हैं कि ऐसा करोगे तो
ऐसा होगा, ठीक है ना, जो फ्यूचर के आउटकम को आज ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं कि आज तुम ये कर रहे हो तो इसका रिजल्ट ये होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया टॉपिक हमारा। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, क्या है वो फीचर्स, क्या है? यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिंजेंट होना चाहिए। यूनिवर्स बोले तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। यूनिवर्स में जी फॉर जनरल गाइडलाइंस, ये रूल्स होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमारे एक्शन को क्या करती है, गाइड करती है, ठीक है ना। यूनिवर्स में जी एफ फॉर फ्लेक्सिबल, ये रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल, इनको हम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते चेंज, कर सकते हैं चेंज। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म, फॉर्म बोले तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना। कैसे बनते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि प्रैक्टिस से बनते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन, हाँ जी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कैसी रिलेशनशिप होती है? हमारे इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे ये बताते हैं कि ऐसा करोगे तो आपको ये आउटकम मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर, मेनली बिहेवियरल, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है सामने वाले के बिहेवियर के ऊपर। मैंने कल इसमें एक एग्जांपल भी दिया था आपको, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को एक नया बंदा कैसे अप्लाई करता है और एक जो एक्सपीरियंस बंदा है वो कैसे अप्लाई करता है, ठीक है ना। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिंजेंट होना चाहिए। कंटिंजेंट बोले तो कंटिंजेंट, व्हाट इज कंटिंजेंसी? विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स, जो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। तो प्रिंसिपल्स तो हमारे कंटिंजेंट है, वो बोलते हैं अगर ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं? कंटिंजेंट होते हैं। वापस से सारी हेडिंग को अगर हम सम अप करें, यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिंजेंट होना चाहिए, सारी हेडिंग्स इस स्टेटमेंट में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक टॉपिक और देखा था बच्चों, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हमारी लाइफ में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपोर्टेंस है। तो पहला था वहां पे फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे हमारी क्या फुलफिल हो जाती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाती है। कैसे फुलफिल हो जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताएंगे? जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करेंगे तो इससे मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा। मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा? कि अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई किया तो हमने कोई क्या नहीं किया होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया होगा तो सारे एम्प्लॉय हमारी आईज में क्या है? इक्वल है, हम उनको उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो सारे लोग क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होकर के वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे या बेकार परफॉर्मेंस देंगे? अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे और एफिशिएंटली काम करेंगे, डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और अपना पूरा हार्ट एंड सोल उस काम में डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे गोल्स बड़े अच्छे से क्या होंगे? अचीव होंगे। बट एट द सेम टाइम आपने अगर देखा होगा तो हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर दी, क्योंकि हमने सबको इक्वल ट्रीट किया है। सोसाइटी में भी तो यही है ना कि हमें सबको एक जैसा मानना चाहिए, ठीक है ना, सबके जैसा, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बड़ा इंसान है, कोई पैसे वाला है तो उसको तो हम इज्जत दे रहे हैं, और कोई पैसे वाला नहीं है तो उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो कर रहे हैं, तो अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट हमारी सोशल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल हो जाएगी। कल हमने यही देखा था। नेक्स्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये मैनेजर को हिंट प्रोवाइड कराते हैं। कौन कौन बताओ, कौन हिंट प्रोवाइड कराते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को ऑलरेडी पहले से ही क्या प्रोवाइड कराते हैं? हिंट प्रोवाइड कराते हैं, जो हिंट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होने हैं? रियलिटी में, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस होती है जो फ्यूचर के रिजल्ट को आज ही क्या कर देती है? फोरकास्ट कर देती है। तो हिंट तो मिलेगा ही ना मेरे को, तो ये फायदा है, इसका नुकसान है? फायदा है, इंपोर्टेंस है इसकी, ये किसकी? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। नेक्स्ट है बच्चों, आज हमें यहां से शुरू करना है, थर्ड हेडिंग से, साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है, करूं शुरू? चलिए जी, साइंटिफिक डिसीजन
बच्चों कुछ ना करके मतलब मैनेजमेंट ना करके आपको क्या लगता है साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे आप या वाहियात डिसीजन ले पाओगे? वाहियात, ठीक है ना, जिसके कुछ सर पैर नहीं होंगे, आपने कुछ सोचा समझा नहीं होगा और उसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने मैनेजमेंट नहीं किया तो आपको पहले से ही पता है क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है? जीरो। अच्छा, जब हम प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल्स अप्लाई क्यों कर रहे होंगे हम? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम स्मूथनेस चाहते हैं या डिस्टरबेंस चाहते हैं? स्मूथनेस चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करे, रन करे स्मूथली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो जो हम डिसीजन लेंगे वो इलॉजिकल डिसीजंस लेंगे, साइंटिफिक डिसीजंस लेंगे। साइंटिफिक डिसीजंस कैसे? हम हर एक चीज को सोच समझ के चलेंगे कि अगर हम मतलब बेस्ट हमने परफॉर्म किया, अगर हमारे साथ सारी चीजें अच्छी हुई तो हम कितना क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं। और हम इसी के साथ साथ हम इसलिए भी प्रिपेयर है या इसके लिए भी प्रिपेयर है कि अगर हमारे को सक्सेस नहीं मिली, हम बेस्ट परफॉर्म नहीं करते, अगर हमारी टीम वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्म करती है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस वर्स्ट रहती है तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। हम दोनों ही सिचुएशन के लिए प्रिपेयर है। ठीक है, कि अगर बेस्ट किया तो क्या होगा और वर्स्ट से वर्स्ट हमारे साथ हुआ तो क्या होगा। हम दोनों चीज के लिए प्रिपेयर है। समझ में आ रही है बच्चों बात? और हमने ऑलरेडी सारी चीजें सोच करके रखी है, डिसाइड करके रखी है कि किस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, यानी कि मैनेजमेंट करने वाले हैं। और उस मैनेजमेंट को करने के दौरान हम बड़े सारे प्रिंसिपल्स लगाने वाले हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जब हम वो प्रिंसिपल्स लगाएंगे तो उनसे जो डिसीजन मेकिंग होगी वो हमारी कैसी होगी, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होगी। कैसी होगी? साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, जहां पे हमने हर एक चीज को, हर एक एक्टिविटी को और हर एक एक्टिविटी के हर एक पार्ट को हमने पहले से ही एनालाइज करके रखा होगा और ये सोच के रखा होगा कि किस सिचुएशन में क्या होगा। अगर हम ऐसा परफॉर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें ये मिलने वाला है और अगर हम ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हमें पहले ही पता है यार बच्चों कि अगर दो इंसान एक बंदे को ऑर्डर देंगे तो कंफ्यूज होएगा, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं करना अपने ऑर्गेनाइजेशन को। हमें ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। क्या फिक्स करनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को जब हम लगाएंगे तो जो डिसीजन है वो बेकार डिसीजन ले रहे हैं, हम अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हमने डिसाइड कर दी कि कोई भी सीनियर, कोई भी सुपीरियर, दो सुपीरियर एक साथ एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देंगे। और अगर कभी ऐसा होता है कि किसी एक सबऑर्डिनेट को किसी दो सीनियर से एक टाइम पे ऑर्डर मिलता है, वो इंस्टेंटली हमने एक मैकेनिज्म बनाया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसमें रिपोर्ट करे, हमारे पोर्टल पे रिपोर्ट करे कि मेरे को एक टाइम पे दो सीनियर से मेरे को क्या मिला है, ऑर्डर मिला है। तो फिर हम उसमें इंटरवीन करेंगे कि हम उसमें लुक इनटू करेंगे कि किन किन सीनियर्स ने ऑर्डर दिया और क्यों दिया। जब हमारी पॉलिसी ये है कि हमने एक सबऑर्डिनेट को दो बंदों ने ऑर्डर देना नहीं है। ठीक है? तो जो डिसीजन मेकिंग होगी हमारी वो साइंटिफिक होगी। किसको अप्लाई करके बच्चों, किसको यूज करके? प्रिंसिपल्स को यूज करके। और अगर हम प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करते तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक जो डिसीजन लोगे ना आप, वो साइंटिफिक होंगे ही नहीं। वो कैसे नहीं होंगे? साइंटिफिक होंगे ही नहीं वो। ठीक है ना? पढ़ाऊं इसका टेक्स्ट। कह रहे हैं द मैनेजमेंट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होने चाहिए ना बच्चों, वो किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए? फैक्ट्स के ऊपर, कि भाई हमारे पास क्या है, कितने रिसोर्सेज है, क्या हमें अचीव करना है। ठीक है ना? ये हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उनमें हम अचीव कर भी पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे, ये सब फैक्ट है ना। ये सारी चीजें कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, मेरे पास मान लिया 1 करोड़ रुपए है और मेरे को कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो ये फैक्ट है ना कि मेरे पास क्या है, 1 करोड़ रुपए है। लेकिन मैंने जो गोल सेट किए है ना, वो गोल्स अचीव होंगे कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा 5 करोड़ रुपए। ये भी फैक्ट है ना। आज के दिन मेरे को पता है ना फैक्ट क्या चीज है, जो प्रेजेंट है, जो आपको दिख रही है, अपेरेंटली जो दिख रही है कि हाँ भाई ये चीज ऐसी ही है, तो वो फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, सबको पता है। ठीक है ना? ये भी फैक्ट है कि जो प्रोजेक्ट में लगाने वाला हूँ उससे मेरी जो एस्पिरेशंस है वो कभी अचीव हो सकती है कि जब मैं उसमें 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो जो जिस लेवल का काम मैं चाह रहा हूँ वो तभी होएगा। ये भी क्या है? फैक्ट है। समझ आ रही है बच्चों बात? अब लेकिन मेरे को डिसीजंस लेने हैं, मेरे को मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लगाने हैं, मेरे को डिसीजंस लेने हैं कि वो,
क्योंकि मेरे पास आज के दिन पे 1 करोड़ रुपए है। तो अब मैं कैसे फंड्स को अरेंज करूं, ठीक है ना, ताकि वो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो पाए अच्छे से, मेरी जो एस्पिरेशंस है उस प्रोजेक्ट से वो अचीव हो पाए, ठीक है ना। और अगर मैं छोड़ो जान दो, अरे मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है, कोई बात नहीं, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई बात नहीं, मैं तो करता हूँ, प्रोजेक्ट लगाता हूँ, देखी जाएगी जो होगा। अब क्या वो मैंने सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, प्रिंसिपल्स को मैंने अप्लाई नहीं किया। किसको अप्लाई नहीं किया? प्रिंसिपल। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि एक प्रिंसिपल होता है बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये मेरी पूरी टीम है, मैं टीम का लीडर, ठीक है। और प्रोजेक्ट में 5 करोड़ लगने हैं, इसी एग्जांपल को आगे कैरी ऑन करता हूँ। प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए लगने हैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, सारी टीम मना कर रही है, पूरी टीम मना कर रही है, होशियार होशियार लोग हैं सारे, और सारे लोग मना कर रहे हैं कि सर मत करो इस प्रोजेक्ट को, हमें 5 करोड़ रुपए से कम में जमेंगी नहीं बात, ज्यादा से ज्यादा हम और बहुत ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग करेंगे, बहुत एफिशिएंटली हम रन करेंगे अपने आप को, तो 4 करोड़ से कम में तो बात ही नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मैं 1 करोड़ में ही करूंगा इसे, ठीक है ना, तुम जाने दो। वो कह रहा है कि सर मेरे को रिपोर्ट बताओ, मतलब ऐसे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं दे रहा है, लेकिन हम आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट ने सीनियर से पूछा कि सर बताओ क्या प्लान आपके पास? अरे देख लेंगे, प्लान जब भी देखेंगे बस वो, ठीक है ना, तुम करना चालू करो। वगैरह यार अजीब आदमी है, ठीक है। सारी टीम को रिस्क लग रहा है, कह रहे सर हमारी सैलरी भी नहीं निकल पाएगी इसमें। आधे लोगों ने तो छोड़ दिया, ऑर्गेनाइजेशन को ही छोड़ दिया। कह रहे भाई साहब तुम तो खतरनाक आदमी हो, तुम तो सोच भी नहीं रहे कुछ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एटलीस्ट अपने बारे में मत सोचो, तो हमारे बारे में तो सोचो, हमारी फैमिली चलती है भाई, ठीक है। तुम अगर या तो क्या होगा, या तो तुम हमारी सैलरी नहीं दोगे, अपने प्रोजेक्ट में ध्यान लगाओगे, और अगर हमारी सैलरी दोगे तो ये प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 करोड़ की, और हमारी टीम बहुत अच्छे से भी रन करेगी तो 4 करोड़ की रिक्वायरमेंट। तो मैं कह रहा हूँ यार छोड़ो ना, देखेंगे यार, रहने दो, तुम सोचो ही मत कुछ, बस इसे करना चालू करते हैं। मैंने किसी एक एक्टिविटी में पैसा लगा दिया, वो अलग अलग एक्टिविटी होती है भाई पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, अलग अलग एक्टिविटी है। मैंने केवल मार्केटिंग में पैसा लगा दिया, 1 करोड़ रुपए। अब मैंने देखा मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 5 लाख रुपए बच रहे, प्रोडक्शन तो चालू हुआ ही नहीं अभी। वो कह रहे हम तो पहले ही कह रहे थे सर, तुमने सारा पैसा किस में उड़ा दिया? मार्केटिंग में। मैं अब इस भरोसे बैठा हूँ कि मुझे कोई तो इन्वेस्टर मिलेगा, कोई तो शार्क टैंक का कोई तो सीजन रिलीज होगा, उसमें चला जाऊंगा। ना तो कोई शार्क टैंक का सीजन आ रहा है, और ना ही मेरे को कोई इन्वेस्टर मिल रहा है। अब बताओ, पैसा जो गया वो तो बर्बाद, अब मेरे को बोलना पड़ रहा है भाई देख लो, आप कहीं दूसरी जगह देख लो, मेरा तो प्रोजेक्ट ही चल पाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने एक प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ, अभी मैंने नाम लिया था, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। भैया इतना बड़ा प्रिंसिपल का नाम होता है क्या? अभी सुनो, बड़ा कमाल का प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल क्या बोलता है, नाम से डिफाइंड है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या? जो सबका है, जिसमें सबका वेलफेयर है, जिसमें सबका इंटरेस्ट है। और एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सब बोल रहे हैं कि सर ये पॉसिबल है ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट को जो आप रन करने वाले हो ये पॉसिबल है ही नहीं है, और अगर हो तो आप हमारे को इसका एक बार रोड मैप दिखा दो, हम डिस्कस कर लेते पूरी टीम बैठ करके, हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे लेकिन डिस्कस कर लेते। समझ में आ रही है बात? मैं कह रहा छोड़ो जाने दो, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, ऐसे ही करते हैं, देखा जाएगा, हो जाएगा यार, टेंशन मत लो तुम, मैं हवाई बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ना जबरदस्ती करके किसके इंटरेस्ट को प्रिवेल कराया? किसके इंटरेस्ट को प्रिवेल कराया? प्रिवेल मतलब अडॉप्ट किया इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जहां पे बस मेरा फायदा मुझे लग रहा था। हाँ बोलो। और मैंने किसको इग्नोर कर दिया? जनरल इंटरेस्ट को। और अल्टीमेटली क्या हुआ? बाद में नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को वायलेट किया था। अब ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो, कोई सिचुएशन आपके सामने, आपको ऐसी फेस करनी पड़ जाए जहां पे जनरल इंटरेस्ट जो सबका है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो किसी एक का है, किसी एक का, बात समझ में आ रही? किसी एक का फायदा है जिसमें, या उसको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए काम, ठीक है। और अगर आप किसको आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए, आपको अगर आमने सामने क्लैश हो जाए, किसके इंटरेस्ट अगर क्लैश हो रही है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट
और जनरल इंटरेस्ट अगर क्या हो जाए, क्लैश हो जाए, तो आपको किसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। किसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट को क्या कर लेना चाहिए? अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो प्रिंसिपल में एक बात और बोलिए कि पहले तो रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करो। किसकी कोशिश करो? रिकंसिलिएशन समझते हो आप? मैचिंग मैचिंग। पहले तो आपके जो इंटरेस्ट में जो क्लैश आ रहा है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको मैच कर लो। और अगर मैच नहीं हो पा रहे हैं तो फिर किसको छोड़ दो? किसको सेक्रीफाइस कर दो? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, जो किसी एक का है उसको तो सेक्रीफाइस कर दो, और जो जो सबका इंटरेस्ट है जिसमें, उसे अपना लो, उसको अडॉप्ट कर लो। और मैंने क्या किया था बच्चों? आपने मेरे को समझाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? आपने मेरे को समझाने की कोशिश, क्या समझाने की कोशिश की थी? कि सर नमन भैया वो तो दिखाओ, रोड मैप तो दिखाओ, कोई एक प्लान तो बताओ हमें कि ये प्रोजेक्ट में हमें लग रहा है, पूरी टीम को लग रहा है 5 करोड़ रुपए लगेंगे और तुम 1 करोड़ में प्रोजेक्ट को रन करने वाले हो। तो आपने मेरे से बोला था ना कि रोड मैप दिखाओ। मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? पहले रिकंसिलिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, मैचिंग मैचिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद पूरी टीम कोई एक चीज मिस कर रही हो। भाई अगला लीडर है, ठीक है ना, शायद कोई पूरी की पूरी टीम कोई ऐसा पॉइंट मिस कर रही हो जो मतलब हमारे को अभी एनालाइज नहीं कर पा रहे हम, लेकिन वो अगले वाला लीडर है वो क्या कर रहा हो? एनालाइज कर रहा हो। लेकिन जब तुमने मेरे से पूछा, मेरे पास भी एक्चुअल में कोई क्या नहीं था, रोड मैप नहीं था, कोई भी मेरे पास प्लान ही नहीं था, तो रिकंसिलिएशन तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और मैं, क्योंकि मैं सुपीरियर हूं, तो मैंने सुपीरियर होने के नाते अपनी पावर को यूज करके किसको प्रिवेल कराया? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। और किसको सेक्रीफाइस कर दिया? पेओल बोल रहा है मार खाओगे, पेओल बोल रहा है मार खाओगे। फ्यूचर में आपकी एक्टिविटी जैसी जैसी चल रही है ना अभी, ये फ्यूचर में अच्छा आउटकम जनरेट करने वाली नहीं है। इनसे आपको लॉसेस हो सकते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकते हैं, एक जो जो स्मूथनेस आप चाहते थे ना, वो नहीं आएगी, बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ही होएगा, समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने उल्टा किया है। मैंने किसको सेक्रीफाइस कर दिया? किसको अडॉप्ट कर लिया? और होना क्या चाहिए था? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना चाहिए था और जनरल इंटरेस्ट को अडॉप्ट करना चाहिए था। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने ये प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो देखो मेरा डिसीजन कैसा आया? वाहियात डिसीजन आया या साइंटिफिक डिसीजन आया? बेकार डिसीजन, बिल्कुल रद्दी। समझ में आई बात? और अगर ये प्रिंसिपल को मैंने अप्लाई कर लिया होता, इसको अपना लिया होता, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को मैंने प्रिवेल करा दिया होता, तो मैं बात किसकी मानता? बोलो ना, मैं बात किसकी मानता? जिसमें जनरल इंटरेस्ट हो। क्या हो बच्चों? और किसके इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देता कि हाँ यार आप सही बोल रहे हो कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, ये अप्लाई नहीं, ये हम इसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि बीच में फंड्स की कमी पड़ जाएगी और मेरे पास कोई आज के दिन पे कोई रोड मैप नहीं है कि फंड्स कहां से आएंगे, ठीक है। तो शायद अगर मैं आपकी बात मानता तो हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते जो हमारे को वो प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए में पूरा हो जाए। नहीं समझ में आई बच्चों बात? हाँ बोलो, पक्की बात है ना? ऐसे में अगर मैं आपकी बात मान लूं और प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाएगा, तो जो हमने डिसीजन लिया ये साइंटिफिक डिसीजन है या ये वाहियात डिसीजन है? साइंटिफिक डिसीजन है। कैसा डिसीजन है? और मैं आपको टैली भी कराता हूँ बच्चों। कल तो मैंने एक आपको एप्लीकेशन बताई थी कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को कैसे अप्लाई करते हैं, जब वो मेनली बिहेवियरल में आपको मैं बता रहा था। आज मैं साइंटिफिक डिसीजन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? और मैंने इस चैप्टर के शुरू में या आज के रिवीजन में भी आपको ये चीज एनालाइज कराई है। क्या एनालाइज कराई है बच्चों? कि अगर हम 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त इन प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें हमने ये देखा था कि सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शन में किसकी जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और अगर देखो अभी उसमें मैंने जो दूसरे वाला आपको हेडिंग पढ़ाया था, दूसरे वाला हेडिंग था क्या? कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। और वहां पे हमने एग्जांपल देखा था कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में? कि जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और मेरे को जो अचीव करना है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये कहीं ना कहीं उसी का एग्जांपल है कि मेरे को ये देखना है कि मेरे पास आज के दिन पे रिसोर्सेज कितने हैं। 1 लाख है, सॉरी 1 करोड़ रुपए है, और उसमें मेरे को जो अचीव करना है उसमें कितने रुपए लगेंगे? 5 करोड़ लगेंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा ना।
यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? और साथ में कौन भी वायलेट हो गया? मैंने कौन भी वायलेट कर दिया? पहले तो ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या वायलेट कर दिया? प्रिंसिपल वायलेट कर दिया। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और आउटकम में मेरे को क्या मिला? बेटा खून के आंसू रोए मैंने, खून के आंसू। तुम क्या जानो, तुम तो चलो ठीक है, तुम्हारी सैलरी मिल गई, तुम्हें टाइम से मिल गई, तुमने छोड़ के, तुम्हें थोड़ी दिक्कत आई, तुम कहीं और चले गए, कहीं और तुमने कोई सी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। मैंने खून के आंसू रोए, क्योंकि सारा पैसा तो मैंने किस में लगा दिया? मार्केटिंग में लगा दिया। जब लोगों ने बोला प्रोडक्ट कहाँ है भाई तुम्हारा, मैंने कहा भाई सारा पैसा मार्केटिंग में लग दिया, बजट नहीं बचा, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। बताओ, एक ही एक्टिविटी में सारा पैसा लगा दिया। और अगर पहले सोचा समझा होता, जनरल इंटरेस्ट को प्रीवेल करा दिया होता, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट में हम क्या करते, हाथ डालते कि जो 1 करोड़ रुपए में क्या हो जाए, पूरा हो जाए, या ऑपरेशंस को अपने उतना रखते, उतने स्केल पे धंधा करते कि जो 1 करोड़ रुपए में हो जाए। नहीं समझ में आई बात? आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि साइंटिफिक डिसीजन कैसे ले जाते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पढ़ा दूं क्या टेक्स्ट वापस से? द मैनेजमेंट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मैनेजमेंट के डिसीजंस किसके ऊपर होने चाहिए? फैक्ट्स। भाई देखो तुम क्या है, तभी डिसीजन लेना, ठीक है ना। टाइमिंग, तुम्हें टाइमिंग देखनी होगी कि हम किस टाइम क्या कर रहे हैं, कौन प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मान लिया मार्केट चल रही है, मार्केट बियरिश में चल रही है, बियरिश सिचुएशन में चल रही है। अब आपको अच्छे से पता है ना बियरिश मार्केट कौन सी होती है, बोलो ना। अच्छा, तो फिर बूम क्या होता है? नालायको, बूम होता है जब मार्केट ऊपर में जा रही हो, और बियरिश जब डाउनफॉल में जा रही हो, ठीक है ना। और मार्केट डाउनफॉल में तो मेरे को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा ना, फंड्स नहीं मिलेगा ना मेरे को अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, क्योंकि मार्केट किस में जा रही है? डाउनफॉल में जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप डिसीजंस लेते हो बच्चों, आपको फैक्ट चेक करने चाहिए, टाइमिंग चेक करनी चाहिए कि आप किस टाइम क्या ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन टेकिंग डिसीजंस सिस्टमेटिकली। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं सिस्टमेटिकली, ताकि आप क्या ले सको, सिस्टमेटिकली डिसीजन ले सको। और मैंने इसका आपको पूरी केस स्टडी वाला एग्जांपल बताया, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे इसने एग्जांपल किसी और का दिया है, मैंने कोई दूसरे एग्जांपल, मतलब कोई दूसरे वाले एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये करता हूँ, एक तो कर दिया मैंने आपको, कौन से वाला? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को लिंक किया मैंने इससे। अभी ये देखो, ये वाला जो है ना प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है, ये टेलर का प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है बच्चों? टेलर का, ठीक है ना। FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो क्या बोलता है इस वाले प्रिंसिपल में? वो बोलता है कि जो भी तुम एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जो भी तुम काम परफॉर्म करते हो, है ना, कोई भी टास्क जो तुम करने वाले हो, उसमें साइंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइंस मतलब हमने पढ़ा है साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ जी बच्चों, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पहले चैप्टर से लिंक करो ना आप। हाँ, कि साइंस में हम चीजों को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। यस और नो? हाँ, तो वो कौन बोल रहा है? जो टेलर है, टेलर बोल रहा है क्या, कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ऐसा नहीं कि तुम जो पहले से करते हुए आ रहे थे, जो रूल ऑफ थंब तुमने बनाए थे, तुम उसे ही क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे कि भाई हम तो ऐसे करते हुए आए, हम तो ऐसे करेंगे। आप साइंस को इग्नोर कर दोगे ना। आपने साइंस लाना चाहिए आपकी एक्टिविटी में। आपको किसको कंसीडर करना चाहिए? साइंस को। साइंस मतलब सिस्टमैटिक तरीका, जो सिस्टमैटिक अप्रोच है आपको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। नोट रूल ऑफ थंब मतलब आंख बंद मत कर लो आप कि नहीं हम तो पहले से ही ऐसे करते हुए आए और ऐसे ही करेंगे। आप हर एक एक्टिविटी में और हर एक एक्टिविटी के हर एक पार्ट में किसको कंसीडर करो? साइंस को। साइंस बोले तो सिस्टमैटिक अप्रोच को। जो आपके ऑलरेडी जो रूल ऑफ थंब है ना कि भाई हम तो ऐसे करते हुए आए हैं, आप उन पे मत चलो। आप ये देखो कि आज के दिन पे क्या सिचुएशन बनी हुई है और इस सिचुएशन में हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। ये भी पढ़ के आए ना बच्चों हम कि हमें अपने प्रिंसिपल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ना। इवन इन एन आइडेंटिकल सिचुएशन, चाहे भले ही सिचुएशन कैसी हो, आइडेंटिकल हो, फिर भी हमें क्या नहीं करना है? ब्लाइंडली अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना है। हमें आज के दिन पे क्या सीन बना हुआ है, आज के दिन पे क्या सिनेरियो है, क्या कंडीशंस है और क्या आपका एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें कंसीडर करके आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा।
आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था और यही सिचुएशन थी तो मैं आज भी ऐसा करूंगा। अरे मल्टीपल फैक्टर बच्चों और भी हो सकते हैं, आप उन्हें भी कंसीडर करो। आज आप आज के हिसाब से डिसीजन लो, रूल ऑफ थंब मत लगाओ कि हम तो ऐसे ही करते थे, है ना। अरे करते तो लोग पहले टैली चलाते थे, लोग तो क्या करते थे, टैली चलाते थे। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था डायनेमिक में, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी हम आज की डिमांड है कि हमें क्या लगाना है, ईआरपी लगाना है। क्या लगाना है, हमारे एम्प्लॉइज तो बोलेंगे अरे सर हमारे पापा ने क्या किया है, टैली यूज किया, हमारे दादाजी ने क्या किया है, टैली यूज किया है, तो हम भी क्या करेंगे, टैली यूज करेंगे। अदरवाइज वो हमारे सपनों में आकर हमें परेशान करेंगे कि जब हमने टैली यूज किया तो तू ईआरपी कैसे यूज कर रहा है। अरे भाई आज की डिमांड किसकी है, ईआरपी की, तो हमें आज के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैली अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, टैली अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए मान लिया कंडीशन ऐसी बन रही है कि वो हमारे लिए सूट नहीं करेगा। हमारे जिस स्केल पे ऑपरेशन चल रहे हैं हमें ईआरपी को ही लगाना पड़ेगा, उससे ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, टैली से नहीं कर सकते। तो डिसीजन हमें उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने जितने भी एग्जांपल दिए आपने कोड कर लिए अपनी नोटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक मत भूल जाना। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों फर्स्ट इंपोर्टेंस क्या है उसकी, भूल गए, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। एक बात, एक इंपोर्टेंस, दूसरी इंपोर्टेंस, हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी, या प्रोवाइडिंग, ऐसे सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, हिंट प्रोवाइड कराते हैं, किसको, मैनेजर्स को, जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होने हैं, रियलिटी में कन्वर्ट होने हैं। दो इंपोर्टेंस हो गई इसकी। तीसरी इंपोर्टेंस, जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो डिसीजन मेकिंग होती है साइंटिफिक, और अगर प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करते हैं तो डिसीजन आएगा वाहियात, जहाँ पे हमने किसी को कुछ सोचा ही नहीं है। ठीक है ना बेटा, अगर डेलिबरेटली जानबूझ करके मैनेजमेंट करने से भी अगर कुछ नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट किया ही क्यों था ना हमने। सही बात है ना, हाँ बोलो सारे बच्चे। और हम मैनेजमेंट कर ही इसलिए रहे हैं, प्रिंसिपल्स लगा ही इसलिए रहे हैं ताकि साइंटिफिकली हम अपने ऑपरेशंस को चला पाए। कुछ ना करने से तो सिस्टमेटिकली नहीं होगा ना, हाँ बोलो ना। वो तो हम बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, जो हमारे मन कर रहा है वो हम करते जा रहे हैं, है ना। वहां पे तो बस मन ही चल रहा है, क्या तो चल ही नहीं रहा है, दिमाग, है ना। चलना तो क्या भी चाहिए, कि मन तो भाई कुछ भी है, मन तो अभी यहाँ है, कहीं अभी कहीं और चला जाएगा। अभी आधे को बैठे बैठे गोवा जा रहा होगा, भाई यार मैं छुट्टी में गोवा चला जाता, है ना। एक बोल रहा है मैं यार थाईलैंड चला जाता, ठीक है ना। तो कोई मन तो कुछ भी जा रहा है, लेकिन यूसेज तो किसका भी होना चाहिए, माइंड का। क्यों अदिति, बात सही है कि नहीं है। हाँ जी, तो ये हो गया साइंटिफिक डिसीजन, तीन हेडिंग हो गई, तीन इंपोर्टेंस हमने पढ़ ली। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों मेरे पढ़ाने लायक तो हेडिंग भी नहीं है, नहीं छोड़ना नहीं है, छोड़ना ही नहीं है। मेरे को बताओ कि अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो ये हेडिंग कैसे जस्टिफाई करोगे आप, ये इंपोर्टेंस को कैसे जस्टिफाई करोगे, सोचो आप, सोच करके बताओ मेरे को। हाँ जी, हम्म, हम्म, जो अपनी फील्ड में काम करेगा ठीक है, तो उससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बताओ। जैसे हमने प्रिंसिपल लगाया डिवीजन ऑफ, तो अगर हम इसको ना लगाएं, हाँ, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। अगर हम इसको लगाएंगे, हाँ, ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लिया, वेरी गुड। अभी मैंने आपको एग्जांपल और दिया, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का। अगर मैं ये प्रिंसिपल अप्लाई कर देता तो क्या हम सबका टाइम वेस्ट होता, हमारे वो 1 करोड़ रुपए वेस्ट होते। हमने 1 करोड़ रुपए लगा भी दिए
और उनका कोई आउटकम भी नहीं है, क्योंकि हमने तो सारा पैसा किस में लगा दिया था, मार्केटिंग में लगा दिया था। तो हमने प्रिंसिपल को वायलेट करा, तो हमारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल को लगाता तो मेरे वो 1 करोड़ रुपए यूटिलाइज होते ना। हाँ बोलो। एक एग्जांपल मैंने कल दिया था आपको बच्चों, बातों बातों में मैंने आपको प्रिंसिपल्स पे नहीं आया मैं, अभी जो 14 प्रिंसिपल्स है मैं उन पे आया नहीं हूँ, और बातों बातों में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़ भी लिए, ठीक है ना। हाँ, कम से कम 5-6 प्रिंसिपल के बारे में हमने देख लिया। अच्छा, हमने कल एक एग्जांपल देखा था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का। किसका देखा था? जहाँ पे मैंने वो मम्मी वाला एग्जांपल दिया था यार, कि हमारी चीजें तो हम जहाँ पे रखते थे, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि लेट सपोज, सुनो बच्चों, लेट सपोज ऐसे है कि आपके आपके फादर साहब जो है ना, वो 3 भाई है, ठीक है, और आपके फादर साहब सबसे बड़े हैं, ठीक है। उनकी शादी हुई हुई भी है, नो डाउट। भैया कैसी बात करते हो आप? हाँ जी। और जो आपके चाचा है वो मतलब दोनों चाचा है आपके, वो छोटे, मतलब छोटे ही है यार, कैसी बात कर रहे हो भैया, ठीक है। उनकी शादी नहीं हुई। अभी एक चाचा की उसमें से शादी होने जा रही है, उनकी शादी हो गई, ठीक है। अभी जो उनकी वाइफ है वो कुछ सामान को इधर उधर रख देती है। अब क्या है कि मम्मी बस अपने मन में सोचती तो है कि यार पहले क्या था मेरा, मैं इस घर में इकली थी, हेड थी, ठीक है ना, और मेरा राज था। नहीं, अब मैं थोड़ा, तुम इन शब्दों से थोड़ा अलग चले जा रहे हो, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। ठीक है ना। मेरा, हाँ, तुम वो कहानी घर घर की चला दोगे फिर यहाँ। तो मेरा राज था से मतलब है कि जहाँ पे मैं सामान रखती थी, कोई भी आर्टिकल या कोई भी गुड, कोई भी चीज जहाँ पे भी रख देती थी मैं, वो मेरे को वहीं मिलती थी। मम्मी ऐसा बोल रही है। लेकिन अब ये छोटी आ गई है, और ये कोई भी चीज को अभी थोड़ा सा इसे पता नहीं है ना कि कौन चीज कहाँ पे रखनी होती है, तो ये बस कहीं पे भी रख देती है, और बस मेरा टाइम वेस्ट होता है, फिर मैं उसे ढूंढती रहती हूँ। कुछ बोलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी नई नई है ना। या अभी क्या है ना, हाँ, अभी अभी सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, यहाँ पे एक और प्रिंसिपल लगेगा। एक प्रिंसिपल है कि हमें ना अपने वर्कर्स को एडजस्ट होने का, अपने एम्प्लॉइज को टाइम देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है ना। तो अब मम्मी, मान लिया आपकी मम्मी क्या लगा रही है, ये वाला प्रिंसिपल लगा रही है, भाई उन्होंने भी अपने जमाने में फेयर के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ऐसा कोई ना है, ठीक है। तो अभी क्या है, तो मम्मी बोल रही चलो ठीक है मैं प्रिंसिपल लगाती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कि अगर कोई बंदा आया है नए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए कुछ क्या दो, टाइम दो। अगर तुम उससे डे फर्स्ट में ही बहुत ऊंची एस्पिरेशन लेके बैठ जाओगे, एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाओगे, तो तुम उसे सुनाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएगा, और वो तुम्हारी वो डांट को झेल नहीं पाएगा, तो क्लैशेस हो जाएंगी। खैर यहाँ पे तो छोड़ के नहीं जाएगी, चाची तो छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन गुस्सा तो हो सकती है ना। हाँ, तो मम्मी ने, आपकी मम्मी ने बड़ा होने के नाते बोला कि नहीं, मैं छोटी को तो कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन लेकिन दिक्कत तो हो रही है ना, रिसोर्सेज तो वेस्ट हो रहे हैं ना। कैसे वेस्ट हो रहे हैं? मम्मी का तुम्हारी टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, काम पे टाइम नहीं हो रहा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऐसे ही होगा, टाइम पे काम नहीं होगा। उधर से तुम चिल्ला रहे हो कि मम्मी मेरे को जल्दी से लंच लगा के दो, स्कूल जाना है, ठीक है ना। वो, हाँ वो, क्योंकि बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों में निकलती है, लेकिन आप कभी जब होते नहीं हो ना, तो कुछ फ्रस्ट्रेशन पापा भी नहीं निकल जाती है, ठीक है ना। एक्चुअली में तो ये रहता है। खैर, तो आपको अब तो समझ में आ गया ना बच्चों, कि अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाते हैं, और अगर प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, फिर रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाएंगे। क्यों पारस, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना। चलो जी, देख लेते हैं बच्चों, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं भैया। वो तो बस क्या है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, तो इसलिए बोलना पड़ता है कि सही बोल रहे हो, वरना हमारे से पूछ के देखो तुम, हमारे दिल पे क्या बीत रही है। सुबह सुबह उठ के हम आते हैं। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। एंड दे नीड टू बी फुल्ली यूटिलाइज, और हमें उन्हें क्या करना है बच्चों, फुल्ली यूटिलाइज करना है। और फुल्ली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ
रिसोर्सेज। प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं किसमें? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब फुल्ली यूटिलाइजेशन या वेरी गुड पीक लेवल, ठीक है ना, पीक लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन, हायर लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन। हायर से भी अच्छा वर्ड है पीक, क्योंकि फुल्ली यूटिलाइजेशन बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। जैसे वो होता है ना कि तुमने देखा होगा कि गन्ने का रस वाला होता है और वो उसका पूरा निकाल देता है, 3 बरगे में पूरा रस निकाल देता है, फिर तुम चौथी बार में बोलते, जब वो चौथी बार भी उसमें लगा रहा होता है मशीन में, तुम बोलते हो कि भैया इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुका, अब मत इसकी जान निकालो। वो बोलेगा क्या बोला तू, दोबारा बोल। ठीक है ना। तो रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन होना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो कह रहे प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में बाय कोऑर्डिनेटिंग, किस में कोऑर्डिनेशन बना करके? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल ऊपर भी दिया था मैंने आपको साइंटिफिक डिसीजन में। कितनी टीम है हमारे पास, ये ठीक है ना, ये तो हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। कितने रुपए है हमारे पास, फंड्स है 1 करोड़ रुपए है, ये हो गया हमारे फाइनेंशियल। आज के दिन पे हमारे पास क्या सेटअप है, क्या मशीनरी है और क्या हमें और जरूरत पड़ने वाली है, ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन बनाते हैं किसमें बच्चों? एक तो फिजिकल रिसोर्सेज में जैसे कि मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह, दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज माने मनी भाई विटामिन एम में, और तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो हमारी टीम है, उनमें कोऑर्डिनेशन बना करके हम क्या करते हैं? प्रॉपर अपने ऑपरेशंस चलाते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस इनसे मिलके बनते हैं। और फिर जब हम इनको तीनों में कोऑर्डिनेशन बना करके अपने ऑपरेशंस चलाते हैं, तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं। क्यों वर्मा जी? हाँ बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा, हाँ ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल पढ़ लो बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अभी दिया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये आपने दिया था इसका एग्जाम्पल कि अगर हम काम को डिवाइड करके करेंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा काम, डुप्लीकेट नहीं होगा तो हमारा टाइम बच गया, ठीक है ना। तो इससे हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं, या ये कह सकते हैं वेस्ट नहीं होते हैं। किनको यूज करके? प्रिंसिपल्स को यूज करके, ठीक है ना। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। हमारे प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ तो हम उन्हें भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि जैसे वो बोलते हैं कि आज से लोग, कई सारे लोग जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना, तो जिनके साथ बहुत गलत गलत होता है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि आज से सारी सारे रिश्ते नाते खत्म, आज से सारे रिश्ते नाते खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे ही हम, ठीक है ना। अब जैसे दुनिया, नालायक तो सोच सोच के बजा रहे, ताली भी कह रहे बजाने चाहिए कि नहीं बजाने चाहिए। ज्यादा इज्जत नहीं दे दी, इतनी के तो लायक भी नहीं भैया। आपने पहले ही बताया कि हमारी सोसाइटी ना या तो पूरी हेट से चलती है या लव से चलती है। हम किसी को हम किसी को सुनो, हम किसी को प्यार करेंगे तो पूरा प्यार करेंगे, और वरना उससे दुश्मनी करेंगे तो पीक लेवल दुश्मनी करेंगे, एवरेज कुछ नहीं होता। आप कभी भी देखना, हम किसी भी एप्लीकेशन को अगर रेटिंग देंगे तो 5 स्टार देंगे, और देंगे नहीं तो कुछ नहीं देंगे, 2 स्टार 3 स्टार कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हमारी इंडियन सोसाइटी में 2 स्टार 3 स्टार कुछ नहीं होता, देंगे तो सेटिस्फाई होंगे तो पूरा फुल सेटिस्फाई होंगे, और हमारे सेटिस्फेक्शन में थोड़ी भी कमी होगी ना, अबे जान दे बेकार है, मेरा पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। खैर, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आज से सारे रिश्ते नाते खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे ही हम, ठीक है। हाँ ए यार सुन लो यार, क्या बात है। हाँ जी, तो अभी सुनो अभी सुनो, ये पहले वाली लाइन को तो इग्नोर कर देना, क्योंकि ये तो फ्रस्ट्रेटेड लोगों की, मतलब वो अपनी उनकी वो निकल के आ रही है, फीलिंग्स निकल के आ रही है। दूसरे वाली लाइन क्या है? अब जैसी दुनिया वैसे, यानी कि जैसा एनवायरनमेंट वैसे हम अपने आप को क्या कर लेंगे? मोल्ड कर लेंगे, है ना।
तो अभी एनवायरनमेंट चेंज हुआ और आपको पता हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो हम उस एनवायरनमेंट को मैच करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे एज पर द नीड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के साथ साथ वो मॉडिफाई हो जाते हैं तो हम उन्हें चेंज भी कर लेंगे। तो इससे जो एनवायरनमेंट की आज के दिन पे जो जरूरत है, हाँ जी बच्चों, केशव, एनवायरनमेंट की जो आज के दिन पे जरूरत है हम उसको मीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को मोल्ड कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया एज पर द नीड ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये हेडिंग क्या बोलते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो किसकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, बदलते हुए एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखते हैं कैसे। टू सर्वाइव एंड ग्रो, क्या करने के लिए बच्चों, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू चेंज इटसेल्फ, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा एज पर द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। किसके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस या रिजिड गाइडलाइंस होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है, बट दे आर फ्लेक्सिबल। जनरल गाइडलाइंस होती है, साथ में वो क्या भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है ना। एंड कैन बी चेंज, और उन्हें क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने अपने आप को चेंज कर लिया, किसके अकॉर्डिंग, ये फायदा है नुकसान है, क्योंकि हमें क्या ही होना था, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होना था हमें। क्योंकि देखो बिजनेस हमें जो करना है बच्चों, वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में करना है और हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 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 टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मान लिया आज के दिन पे हम कोई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम उससे पीछे नहीं हट सकते, उससे वो मतलब वो टेक्नोलॉजी को खत्म करके वापस से ट्रेडिशनल तरीके पे आ जाएंगे या कुछ और समथिंग न्यू ट्राई करेंगे हम, यही है ना। क्योंकि अगर हम आज के दिन पे जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं अगर हम उससे बैकएंड में जाएंगे तो हम तो अपने आप को मार्केट से क्या कर ले रहे हैं, आउट कर ले रहे हैं। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको तो और बेहतर करना पड़ेगा पहले से, ना कि पहले से बदतर। समझ में आ रही है ना बात। उसके लिए आपको अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। और प्रिंसिपल्स इसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और अप्लाई होने के साथ साथ वो रिजिडली अप्लाई नहीं होते, फ्लेक्सिबली अप्लाई होते हैं, हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस अभी तक हमने क्या पढ़ी, क्या होती है। पहला, इनसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। दूसरा, ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड कराते हैं जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होने हैं, रियलिटी में कन्वर्ट होने हैं। तीसरा, इनसे साइंटिफिक डिसीजन होता है, मतलब हम डिसीजन जो ले सकते हैं वो साइंटिफिकली ले सकते हैं। चौथा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनसे हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, बदलते हुए एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को हम क्या कर लेंगे, फुलफिल कर देंगे इनको अप्लाई करा करके। और अगर इतना सब कुछ करने से भी बच्चों, इतना सब कुछ करने से भी अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो धिक्कार है हमें अपनी जिंदगी में। हाँ बिल्कुल, समझ में आई बात। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है, तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हम ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं समझ में आया, नहीं है समझ में बेटा। प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें अच्छी होगी, बेहतर होगी या बदतर होगी, बेहतर होगी। और जब बेहतर होगी, चीजें अच्छी अच्छी होगी, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं भैया हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप हमें प्रॉपर एक एग्जांपल देकर के समझाओ। बच्चों एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या बोलता है, वो बोलता है, वो बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, और केवल होने नहीं चाहिए, केवल होने नहीं चाहिए, उन्हें ओबे भी करना चाहिए, हमें उन्हें मानना भी चाहिए, ठीक है ना। और जब हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करेंगे, तो आप मुझे बताओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बनेगा या इनडिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन बनेगा।
ठीक है। और जब डिसिप्लिन बनेगा तो चीजें हमारे कंट्रोल में होगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, कंट्रोल में होगी। तो देखो हमने प्रिंसिपल को अप्लाई किया और चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल बना सकते हैं। और केवल ये तो एक प्रिंसिपल, ये तो प्रॉपर मैंने किसका एग्जांपल दिया आपको, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का एग्जांपल दिया। आप कोई भी प्रिंसिपल को ले लो बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क से कंट्रोल नहीं होता है क्या? मान लिया हमने काम को डिवाइड नहीं करा और एक काम तो 2 बार हो गया और एक काम हुआ ही नहीं, तो बताओ हमारा कंट्रोल है? नहीं। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ वर्क लगता तो कंट्रोल हो जाता है, नहीं हो जाता? जिसको जो काम मिला है वो वही काम परफॉर्म करता। से यस और नो? बिल्कुल बच्चों। और ये बिल्कुल देखो मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया है कि जैसे मैंने वहां पे इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी ना, किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाई थी ना। क्या था? इफ सोसाइटी में रहने वाले पर्सनल, डायनेमिक एंड एफिशिएंट होंगे तो हमारे ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे। और मैंने आपको ये बोला था लास्ट वाली हेडिंग में कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी ग्रुप गोल्स अचीव नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? क्योंकि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मैंने देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है और मैं यहाँ पे भी यही बोल रहा हूँ कि ऊपर वाली 5 चीजें हो जाएगी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करेंगे और 5 फायदे मिलेंगे हमें, और ये करने के बाद भी कंट्रोल नहीं बनेगा क्या बच्चों? यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फुलफिल कर चुके हैं, साइंटिफिक डिसीजन हम ले चुके हैं, और इनसाइट्स हमें मिल गई जो रियलिटी में कन्वर्ट होना है। चौथा क्या था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हमारे हो रहा है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को बदल ले रहे हैं। अब भी कंट्रोल नहीं होगा, अब भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं बनेगा हमारा, तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? समझो ना आप बात को। तो फाइनली ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है। देखो ग्रंथ इधर देख भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को, कंट्रोल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है ना, बाय अडॉप्टिंग अ सिस्टमेटिक अप्रोच। क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच को लेके चल रहे हैं। प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच ही तो है कि हम चीजों को सिस्टमेटिकली कर रहे हैं या अनसिस्टमेटिकली कर रहे हैं। सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, और जब चीजों को सिस्टमेटिकली कर रहे हैं तो कंट्रोल तो बनेगा ही ना हमारा, फाइनली, ठीक है ना। कितनी हेडिंग हो गई हमारी बच्चों? 6 हेडिंग हो गई किसकी? इंपोर्टेंस की। नमन भैया वैसे तो याद हो गई, लेकिन हमारे जो रिवाज है एक बार वो रिवाज भी पूरा करा दो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगली एमटी पढ़ते जा रहे हो पिछली भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पिछले वाले चैप्टर की याद है? सबसे पहले एमटी बताना। दूसरी वेरी गुड। तीसरी एसपीजी, एसपीजी। चौथी सीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट्स में यूनिटी लेकर आए। और पांचवी बोलो, जीडीपी, ठीक है ना। चैप्टर खत्म हो गया हमारा। इसमें आओ, इसमें पहली एमटी क्या है? यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिजेंट होना चाहिए। आप मुझे बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भैया, कंटिजेंट होना चाहिए। कि वो जो रिलेशन एंड बिहेवियर है ना, कंटिजेंट कैसे होना चाहिए? किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। आज तुम बात मानोगे तो ये रिलेशन एंड बिहेवियर आगे चल पाएगा, अदरवाइज तुम अपने घर और हम अपने घर, ठीक है। चलो कोई भी रिलेशन वो केवल वो ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है? ये एमटी है बच्चों, सोशल आईडी को यूटिलाइज करने के लिए चेंज कंट्रोल एंड ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ठीक है ना। सुनो, सोशल आईडी मतलब जो भी, जैसे हमारी जो फेसबुक वगैरह जो भी होती है, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए क्या करने के लिए? एक तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ये जो हम सारे दिन रील देखते रहते हैं ना, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। और अपने आप को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। क्योंकि अभी जब कंट्रोल करेंगे तो अंदर से कुछ, बॉडी के अंदर कुछ कुछ होता है ना। मान लिया, सुनो, अभी हमारा हाथ, अभी हमारा हाथ ना, अभी हमारी फिंगर ऐसी ऐसी जा रही है रील पे, ठीक है ना। लेकिन जब वो उसे रोक के रखते हैं हम, तो बॉडी के अंदर कुछ कुछ होता है ना, बार बार वो हाथ जाता है उसके ऊपर। जब वो हाथ उसके ऊपर जाता है तो उसके लिए बच्चों आपको चेंज तो करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या भी करानी पड़ेगी? ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी,
ठीक है ना। तो जल्दी से बोलो, सोशल बोलो तो, सोशल बोलो, ए सोशल आईडी, सोशल, सोशल माने fulfilling social responsibility. I for insights, I for insights, I for providing managers with useful insights into reality. D for decision, decision making माने scientific decision making. Social ID को utilize, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सोशल आईडी को यूटिलाइज करने के लिए चेंज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, चेंज कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक हेडिंग और रह गई हमारी, ट्रेनिंग। ठीक है ना, ये और देख लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग, या सुनो, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है ना, चाहे तो आप ऐसे बोलो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराने में, एजुकेशन को प्रोवाइड कराने में और रिसर्च को प्रोवाइड कराने में। सिंपली शुरू के वर्ड छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि हम उसी की इंपोर्टेंस पढ़ रहे हैं ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बच्चों आपकी हेल्प करते हैं किसमें, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको कब एक टाइप से मैं आपको ट्रेनिंग ही तो दे रहा हूँ, ट्रेनिंग ही तो दे रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है ना, जहाँ पे ये एक टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं क्लासरूम सेशंस। क्या बोलते हैं, क्लासरूम सेशंस। तो मैं ये ट्रेनिंग कब दे पा रहा हूँ आपको, अच्छा भाई साहब एहसान है आपका। ठीक है ना, कह रहे कि अगर तुम नहीं आते तो दीवारों को पढ़ा लेना। फिर नालायको, मैं इसलिए दे पा रहा हूँ ये ट्रेनिंग क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीखा है, मैं भी पढ़ के आया हूँ पहले। क्या, जैसा भी आता है जितना भी बोल पा रहा हूँ। अब क्या करें, गली मोहल्ले के तो है ही है यार। ठीक है, हाँ जी, क्या, अच्छा गली मोहल्ले के, ये हम तो गरीब आदमी हैं। तो हमें अभी रास्ते में से उठवाएगा क्या। हाँ जी, सुनो 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 सुनो, हेल्प इन प्रोवाइडिंग, अरे हद कर रहा है यार। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग। अच्छा जितने भी, जैसे डॉक्टर बिंद्रा है, कौन, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक इंसान को और सुनाया था मैंने आपको, उज्जवल पाटनी को। ठीक है ना, या आपने और भी, मैंने आपको एक उसकी एक और रील डाली थी टेलीग्राम चैनल पे, राहुल जैन की, जहाँ पे हमने वो, मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि जब आपकी कंपनी में आपको प्रॉफिट्स आते हैं तो आप उन प्रॉफिट्स को किसके साथ शेयर करो, केवल शेयर करो। शेयर इन द सेंस कि बस वो बता दो कि यार हमें इतना प्रॉफिट आया है। वो भी एक ट्रेनर है, ठीक है ना, बिजनेस ट्रेनर है। कौन है, ऐसे बहुत सारे लोग आपने नाम सुना होगा, हिमेश मदान है, बाकी बहुत और भी बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे। ठीक है ना, जो बिजनेस ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है ना, वो ये ट्रेनिंग कब प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्होंने भी खुद भी पढ़ा है ना, यानी कि ये प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, ये टेक्स्ट पढ़ा होगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये किस में हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में। किसमें, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने में और आगे फर्दर रिसर्च करने में। नहीं समझा, मैंने पता क्या हुआ, मैंने अपनी भरी जवानी में अपने आप को आइसोलेट कर लिया और मैंने अपने आप को 10 साल आइसोलेट करके रखा। मैंने कहीं पे एक, मतलब आइसोलेट करने से पहले मैंने ये देखा कि अगर कोई भी एक इंसान को दो बंदे ऑर्डर दे रहे हैं तो ये कुछ कंफ्यूज सा हो रहा है। क्या हो रहा है, कंफ्यूज सा हो रहा है, और इसकी ये ना एक्सक्यूज कर रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है। समझ में आई बच्चों बात। और मैंने अपने आप को सोचा मैं इस पे रिसर्च करूंगा। क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, एक कमरे में बंद कर लिया 10 साल के लिए। और मैं किसी से बस केवल मेरा खाना आता था, घर वाले खाना लेके आते थे और बस मैं अपनी रिसर्च में लगा रहता था कि यार हाँ ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलग अलग जगह टेस्टिंग करता था जा करके, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। और मैंने 10 सालों के बाद बोला कि भाई जिंदगी में ऐसा प्रिंसिपल दूंगा ना, आप सब ना हैरान हो जाओगे। और मैंने 10 साल के की रिसर्च के बाद अपने आप को पब्लिकली आके अपने उसके प्रिंसिपल के बारे में बताया कि मैंने एक ऐसा प्रिंसिपल दिया है कि अगर दो इंसान एक इंसान को एक टाइम पे ऑर्डर देंगे तो ये जो इंसान है ना, कंफर्म क्या रहेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो पाएगी। ये मैं प्रिंसिपल दे रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं पागल।
ये तो ऑलरेडी किसने दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी किसने दिया हुआ है, फ्यूल ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है, खून के आंसू रोए बच्चों मैंने, ठीक है ना। और जब मैंने सुना ना, जब लोगों ने मेरे को बताया है पागल, और ये तो ऑलरेडी किसने दिया हुआ है, फ्यूल ने दिया हुआ है। इनफैक्ट मेरे कान से भी खून निकला ये सुनने के दौरान, क्योंकि मैंने अपनी जवानी तो किसमें बर्बाद कर दी थी, इस प्रिंसिपल में। काश अगर मेरे को ऑलरेडी पता होता, काश अगर मेरे को ऑलरेडी पता होता, क्या पता होता, कि ये प्रिंसिपल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं पुरानी रिसर्च करता या आगे की रिसर्च करता, आगे की रिसर्च करता, कुछ और अच्छा प्रिंसिपल देता कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन मेरे को पुराना पता ही नहीं था, तो मैं नया भी कभी कर पाऊंगा रिसर्च जब मेरे को पुराना पता होगा। अरे हाँ बोलो ना, जब मेरे को ऑलरेडी पता होगा कि ऑलरेडी मार्केट में क्या एग्जिस्ट करते हैं प्रिंसिपल्स, है ना, क्या चीजें चल रही है, तो मैं फर्दर उनमें ऐड ऑन तभी तो करूंगा जब मैं पुरानी चीजें पढ़ के आऊंगा। और अगर मैं पुरानी चीजें नहीं पढ़ूंगा तो मेरे साथ हादसा हो सकता है, जैसे मेरी लाइफ में हो गया, ठीक है ना। मैंने 10 साल बर्बाद कर दिया, और दिया भी तो क्या चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी चीजें, तो डुप्लीकेशन हो गया ना। लोगों ने बोला अरे तुम जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे 10 साल के कोई मायने नहीं है, ठीक है ना, समझा ना बात। तो बच्चों मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं क्या प्रोवाइड कराने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में, एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, और रिसर्च करने में, आगे की रिसर्च करने में। हाँ तुझे तेरा फ्यूचर शायद धुंधला करना है। हाँ अब आ गया ना लाइन पे, थोड़े दिन बाद कर लियो आइसोलेट, मतलब अपन बेटा लाइफ, हाँ मल्टीपल टाइम मैंने आपको बोला है कि सोसाइटी को जैसा भी सर्व करोगे ना, जैसा भी दोगे, मल्टीप्लाई होकर के वैसे ही मिलेगा। केवल अपना अपना फायदा देखोगे ना, केवल अपना अपना फायदा देखोगे, दूसरे का नुकसान सोचोगे, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ ये हमें बता रहा, बिल्ली 20 की बच्चे 40 के। तो जाके परिवार ही बना। द प्रिंसिपल्स हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ द मैनेजर्स। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स की क्या इंप्रूव करते हैं, नॉलेज इंप्रूव करते हैं। भाई जो मैनेजर्स है वो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी नॉलेज में एड ऑन होगा ना, ठीक है ना। अरे जैसे आपकी नॉलेज में एड ऑन हो रहा है, आप भी तो पढ़ ही रहे हो, तो आपकी नॉलेज में भी क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, ठीक है। विच हेल्प इन रिसर्चिंग, जो किस में हेल्प करेगा आगे, रिसर्च करने में, डेवलपिंग न्यू प्रिंसिपल्स, नए नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में, एंड टेक्निक्स, और नई नई टेक्निक्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो यूज्ड इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। इनकी हेल्प से आप क्या भी प्रोवाइड करा सकते हो, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। ये क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस हो गई, 8 7 हो गई। कौन कौन, सोशल आईडी को यूटिलाइज करने के लिए चेंज, कंट्रोल एंड ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। कितने हो गए, 7, ठीक है। आज के लिए इतने रखे, थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल करेंगे मौकी।